हेलो दोस्तों, परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेके आए हैं। तो अगर इसके पहले की क्लासेस आप सबने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ किसके कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे? तो सबको पता होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, उनके जो मंत्री थे कौटिल्य यानी कि गुरु चाणक्य। ठीक है, उन्होंने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की। तो आप ऑप्शन आपका सी देगा, आपका सही होगा। इसमें 6,000 ग्रंथ थे, याद रखिएगा। इसमें आपके कुल 6,000 ग्रंथ थे, श्लोक थे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो आपको क्वेश्चन कल कराया गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था ये? तो 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी बहुत बुरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है। थर्ड नंबर है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित है? तो आपके संबंधित है तुलु राजवंश से। और इनके शासनकाल की बात करें तो 1509 से 1529 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? बताइए। तो कौन सा इसमें जो क्रमबद्ध है सही हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आपका पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आई थी, याद रखिएगा। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और हड़प्पा सभ्यता सबसे लास्ट आई थी, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? देख लीजिए एक मिनट। जो ऑप्शन वहाँ पर डी दिया गया है, विनिमय पत्र। ठीक है, विनिमय पत्र होता था हुंडी का तात्पर्य। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। छठा नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो मुंबई वाला। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तथा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अपना भाषण अंग्रेजों भारत छोड़ो दौरान के गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा दिया था, करो या मरो। इसी में आपको मिला था करो या मरो का नारा, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पी दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह भारतीय संविधानिकता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय बात करिए तो इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले आपके सबसे पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सही दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर को, ठीक है, 21 अक्टूबर को 1943 में
1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंदी महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप मेडागास्कर जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो वो श्रीलंका हो जाएगा। पहला पूछेगा आपका तो मेडागास्कर, याद रखिएगा, लिख दो यहाँ पे मेडागास्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पी दिया आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? आपकी बागान फसल कौन सी नहीं हो जाएगी? तो देखिए आपका जो यहाँ पे मोटे अनाज दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोटे अनाज बागान फसल नहीं होती, याद रखिएगा। चलिए तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अन्य नाम से देखिए अरहर नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपको ये दिएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमीटर का। ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपको हवा और बल के वेग को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो किस पड़ोसी देश को आपको लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो भूटान को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 में गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान आपका किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान आपका देखिए महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है, और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है, निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्ग की प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो दलहन को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सही दिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितनी प्रतिशत है? तो 16.6%। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी आपकी देखिए 24.4% हिस्सेदारी दलितों की है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी जिसको कहा जाता है, एससी, उनकी जनसंख्या 16,66,35,700 है, जो कुल आबादी का 16.6% होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद जो 23वां है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 23वां
मानव के दुर्व्यापार और अ, मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं और चावल का। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था, देख लीजिए, 1966 से 1967 को। ठीक है, और हरित क्रांति को भारत भारत में प्रारंभ करने का सम्मान नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नारमन बोरलॉग, याद रखिएगा। क्या नाम है इनका, लिख देता हूँ यहाँ पे, आप याद रखिएगा। नारमन बोरलॉग। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला है इसी के लिए, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से ज्ञात हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली लोकसभा के उपराष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपराष्ट्रपति थे? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, एम अंत सयानमा अयंगर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, एम अनंत सयान अयंगर। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो आपका संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, याद रखिएगा। और 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो आपका संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद इसकी 06 मतलब अनुच्छेद 6 के अनुसार हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां है, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की आधारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो 8वीं अनुसूची। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा का उल्लेख है वर्तमान में, इसमें 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें कौन सी वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है? तो पारे की। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दे दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। पारे की वाष्प होती है इनमें जो स्वभाव में जहरीली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, संवहनी ऊतक एक जटिल संचालक ऊतक होते हैं जो एक से अधिक सेल प्रकार का बना होता है, जो संवहनी पौधों में पाया जाता है। संवहनी ऊतक में प्राथमिक घटक जाइलम, ठीक है,
जाइलम और फ्लोरेम, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड मोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें देखिए, जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिए गए थ्रोम्बोसाइटिस, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका रुधिर प्लेटलेट्स, मतलब थ्रोम्बोसाइटिस को कहा जाता है, हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे युग्मनजन कहा जाता है, ठीक है। जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान जब नर और मादा गैमेट्स संलयित होकर कोशिका का निर्माण करते हैं तो उसे युग्मनजन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की जो आपकी ये क्लासें यहीं पर कंप्लीट होती है। कल हम आपके सामने एक नई क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।